हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक साइट पर, जहां से सोच बदलने की शुरुआत होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लाते हैं हिंदी साहित्य की उन कहानियों का संग्रह जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है अपना अपना भाग्य, जिनके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारा पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्ती अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर, उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले से संधैर्य, एकाग्र, एकस्त, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में एक बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मार शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आग की चिंता नहीं थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के बाद सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सच कर सामने से इठलाता निकल चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनिहाल भी थे। अंग्रेजी पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृ देव भी थे, जो बुजुर्गों को अपनी चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे। तुम दुम हिलाने लगते थे, वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीन हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरक कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली और रोशनियाँ दीप मालिक सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनमें प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर रोशनियां
तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैल कर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेदय सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ शून्य में कहीं से 11-12 टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मेजी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूत कोहरे में सॉरी हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे थंग हो रहा था। कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा। कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बड़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैरे, नंगा सिर, एक मेली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है, ना पिछला, ना दाया, ना बाया। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मेल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी थी। माता जैसे अभी झुर्रियाँ खा गया। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था। न नीचे धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया तो सो गई, तू क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था, मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों यहाँ साथ आया था, वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब वकील लोग होटल के उस वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता।
अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है, एरे गेरे को नौकर बना लिया, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। माने क्या घाक आप भी। जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज की किराए वाले कमरे में सजी मैसरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बहार कर मेरी ओर देखने लगी। क्या है। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट है, नोट ही शायद मेरे पास है, देखो। सचमुच मेरे पॉकेट में नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़की के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सक सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितना दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा मित्र चुप रहो, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाओ। हाँ ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। कहाँ सोएगा। यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बड़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थी की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर छिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो बताइए दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए थिंक साइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। आपको मैं इस कहानी का उद्देश्य बताना चाहूँगी, सामाजिक विषमता और संवेदनहीनता को उजागर करना है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे समाज में गरीब और बेसहारा लोगों के प्रति सहानुभूति की कमी होती है, और कैसे भाग्य को दोष देकर लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। धन्यवाद।